और हिमालय के वर्गीकरण करने का मतलब यह है कि इसके हम पार्ट्स को देखेंगे, इसकी रेंज को देखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहां तक हो गया था। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कर चुके हैं ना। यहां से हमें आगे बढ़ना है। क्लियर है, क्लियर है। तो आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, श्रीपाल जी कह रहे हैं कि सर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाया करे एमसीक्यू करा दिया करो। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए, चूंकि हर चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं, मतलब ऐसे जैसे ढूंढें, या तो हमें क्या करेंगे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को एक साथ मिलाया जाए। तो मैं अभी क्या करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, समझिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के P/Q अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मैं एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं 10 क्लासेस में कंप्लीट कर दूंगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो P/Q हैं अर्थात जितने आए हुए क्वेश्चन हैं एक साथ कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपका पूरा P/Q जितना है वह एक सीरीज में खत्म हो जाएगा। तो आप इस क्लास को करते रहिए, इसके बाद MCQ अर्थात जो P/Q आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी मैं एक सीरीज चला दूंगा, और ये पूरा आप देखिएगा उस P/Q के माध्यम से पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। चले, नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर लिया आप लोगों ने, प्लीज प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, बता दीजिए। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, चल, ओके ओके। नहीं, सेशन को अभी तो लाइक तो नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि 135 लोग जुड़े हुए हैं और अभी लाइक हुए हैं 70। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग सुबह जब उठे होंगे तो उन्होंने संकल्प लिया होगा कि मैं आज ऐसे संकल्प लेता हूं कि मैं लाइक बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं तो, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चल। तो हमें हिमालय का, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा जो टाइटल है कि वर्गीकरण करना है। मैंने आपको बताया था कि यह जो हिमालय क्षेत्र है, चलिए नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, सब लोग नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। मैंने कहा ये जो हिमालय क्षेत्र है, यह हिमालय क्षेत्र कैसे बना हुआ है, वलन की क्रिया से। कल मैंने आपको बताया था कि वलन की क्रिया से बना। वलन की क्रिया का मतलब है कि यहां पर जो सेडिमेंट था उस पर इधर से और इधर से दबाव पड़ा, और इस दबाव के कारण क्या हुआ, यह पर्वत बना। लेकिन एक चीज फिर से समझिए, फिर से आपका फेवरेट है ना एग्जाम्पल, सूजी का हलवा। ठीक है, अब देखिए सूजी के इस हलवे पर आप ऐसे क्या करिए, ऐसे दबाव डालिए। अगर आप एक साथ दबाव डालेंगे तो हो जाएगा, ये बीच वाला भाग उठ जाएगा, ये कहीं से उठ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब दबाव डालेंगे तो हो सकता है ये भाग उठे, और कुछ समय बाद फिर से धीरे धीरे दबाव पड़ने से फिर से एक भाग उठे और फिर से एक भाग उठे। अर्थात जब किसी चीज पर धीरे धीरे दबाव पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे कुछ रेंज बनेंगे। जबकि अचानक अगर किसी चीज पर दबाव आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह संभव नहीं है। ये जो हमारी प्लेटें हैं, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया था कि भैया ये जो वलन की क्रिया होती है, ये फोल्डेड माउंटेन बनने की जो क्रिया होती है बहुत धीमी गति से होती है। धीमी गति से क्यों होती है, इसके पीछे का कारण जो है, वो प्लेटें जो मूव करती हैं, कोई भी प्लेट जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है वो बहुत धीमी गति से करती है। आप कहेंगे कितना, तो इसका औसतन अगर आप देखें तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर प्रत्येक साल। आप समझिए 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर की दर से प्लेट आगे बढ़ रही है। अर्थात यहां पर आपने बहुत बड़ा सा सूजी का हलवा लगवाया है ना, और उधर से कहा कि भैया किसी चीज से दबाव डालना, आपने इधर से कहा किसी चीज से दबाव डालना। अब जो दबाव डालने की क्रिया है बहुत धीमे धीमे हो रही, धीमे धीमे हो रही, तो क्या होगा, फोल्ड धीरे धीरे पड़ेगा, पर्वत का ऊंचाई धीरे धीरे विकसित होगा। तो इसी के कारण चूंकि पर्वतों का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है, ऐसे में क्या होता है, यहां पर कुछ रेंज बनते। रेंज का मतलब यह है, मेरा पॉइंट यह है कि जो हिमालय है एक साथ अगर बना होता तो सिर्फ एक पर्वत होता। ये धीरे धीरे बना है, इसीलिए हम देखेंगे इसमें सबसे उत्तर की ओर मिलेगा हमें ट्रांस हिमालय।
जिनके पास एटलस है खोल लीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर मिलेगा हमको ग्रेटर हिमालय, फिर हम यहां पर देखेंगे तो हमें मिलेगा मिडिल हिमालय, और फिर सबसे दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो हमें मिलेगा शिवालिक। अर्थात आपसे अगर ये कोई प्रश्न पूछे, एक बात बताओ, पर्वतों का निर्माण बलन की क्रिया से हुआ है? आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। फोल्डेड माउंटेन बने जो हैं वो किसकी वजह से बने हैं? दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो उसकी वजह से बने। तो कहेगा ये रेंज क्यों बने, एक ही पर्वत क्यों नहीं बना? जैसे वो कहेगा किसी चीज पे आप दबाव डालो तो भाग ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आप कहना गुरुजी यहां पर एक जो है कि ना ग्लिच है। वो क्या है कि अगर किसी चीज पर हम दबाव अचानक डालेंगे तो वो भाग ऊपर उठ जाएगा, लेकिन दबाव डालने की जो क्रिया होगी अगर धीरे धीरे होगी तो असर कहां होगा? जिधर से दबाव पड़ रहा है, इधर और इधर, है कि नहीं? इधर से जैसे जैसे दबाव डालोगे तो किनारे पर ही तो दबाव सबसे पहले हुआ, तो क्या होगा? धीरे धीरे कई रेंज विकसित हो गए। तो इसी के कारण यहां पर हमें कई रेंज देखने को मिलेंगे। अर्थात ये जो हिमालय है, इस हिमालय के कुछ अगर हमें रेंज देखने को मिल रहे हैं तो वह इस वजह से विकसित हुए हैं क्योंकि वो धीरे धीरे ये पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, अब पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो धीरे धीरे करके यहां पर जो है कि हमें 4 रेंज देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय। जैसा कि नाम से ही जो है कि ट्रांस का मतलब होता है पार या अधिक। तो देखो, जब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया भारत के उत्तरी भाग में क्या है, तो आप क्या बोलते हो? हिमालय है ना। आप क्या बोलते हैं? हिमालय है, ठीक है। या आपसे कोई पूछे कि भैया कि हमारा जो उत्तरी भाग है जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो कौन सा पर्वत है? आप क्या बोलते हो? हिमालय। अर्थात हिमालय क्या है? प्रमुखता रखता है। और हिमालय क्यों प्रमुख पर्वत है? क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई ज्यादा है। लेकिन इस हिमालय के उत्तर में या हिमालय के पार एक और पर्वत है जो हिमालय से पहले विकसित हुआ। क्यों? अच्छा, अब देखो, इधर से दबाव पड़ा होगा, इधर से दबाव पड़ा होगा, और यहां पर अवसाद है, तो यहां पर ये जो किनारे वाला भाग था ना, सबसे पहले यहां पर दबाव पड़ा, और सबसे पहले जब यहां पर दबाव पड़ा तो यहां पर एक पर्वत बन गया, और इस पर्वत को ही बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय के पार बने पर्वत को ट्रांस हिमालय, हिमालय से पार, हिमालय से पहले, तो ये है आपका ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं, फिर हम ग्रेटर हिमालय जो मुख्य हिमालय उसको देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, आपको पर्वतों की वादियों में ले चलेंगे जहां पर खूबसूरत से नज़ारे। जैसे आप लोग मसूरी जाना चाहते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाना चाहते हैं ना, आप वहाँ पर जो है कि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर चलने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा, और फिर उसके बाद शिवालिक भी दिखाएंगे। और शिवालिक देखने से सिर्फ काम थोड़ी चलेगा। अगर आप मसूरी जाएंगे तो आपको पता है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, आपका एक भारत भ्रमण होता है, अर्थात भारत को दिखाया जाएगा। आप जब अधिकारी बन जाएंगे तो आपका एक भारत भ्रमण होगा, आपको देश दिखाया जाएगा कि भैया ये देश है अपना, देखो कितना प्यारा है, इसकी संस्कृति, इसकी जो है कि मूल्यों को समझो, यहाँ के इम्पोर्टेंस को समझो, देखो हमारे यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें हैं और आप इन अच्छी चीज़ों को और कितना बेहतर बना सकते हो। ये क्या होगा, भारत भ्रमण। तो देखो, मैं आपको मसूरी भी ले चलूंगा, लेकिन वहीं पर मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको भारत भ्रमण भी करवाऊंगा। तो फिर हम आपको शिवालिक लेकर आएंगे, और फिर शिवालिक के बाद हम दक्षिण की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ट्रांस हिमालय। तो जो सबसे पहले हमें देखना है वह है ट्रांस हिमालय। जैसा कि हमने कहा, ट्रांस का मतलब क्या है, हिमालय से उत्तर की ओर। तो ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसको हम हिंदी में कई बार पार हिमालय भी बोल दिया जाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ट्रांस हिमालय को हिंदी में कई बार पार हिमालय, पार का मतलब होता है जैसे आप कहते हो ना, नाले के पार, नहर के पार, सड़क के पार बोलते हो ना, ठीक इसी तरह से हिमालय के पार जो पर्वतीय भाग है उसको ट्रांस हिमालय हम बोलते हैं। इसका जो निर्माण है वह हिमालय से भी पहले हो गया था। और हिमालय से, अब बताओ एक चीज बताना, सूजी का फिर से आपने हलवा लिया, ठीक, ऐसे सूजी का हलवा लिया, ठीक, यहां से दबाव पड़ा, पहले इधर से भी दबाव पड़ रहा लेकिन इधर से ज्यादा दबाव पड़ा, ये वाला भाग ऊपर उठ गया। अब एक चीज बताना, समझना,
सही से बताना, कोई चीज ऊपर उठ गई तो अब क्या होगी, ऐसे ऊपर उठ गई वो तेजी से ठंडी होगी, और उस पर चूंकि दबाव पहले पड़ गया तो ये क्या होगी, तेजी से कठोर होगा कि नहीं। इसकी तुलना में ये तेजी से क्या हो गया, दबाव पड़ा, तो कण दबाव पड़ने से जो चट्टानों के कण हैं वो करीब आ गए, पास पास में आ गए, और तेजी से ठंडा भी। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां की चट्टाने इन जो ये बाद में पर्वत बनेंगे इनकी तुलना में क्या होगा, कठोर होगा। तो चीज यही चीज लिखा है। इसका निर्माण जो है हिमालय से भी पहले हुआ, और इसी के कारण यहाँ की जो चट्टाने हैं यह हिमालय की तुलना में प्राचीन है। अब देखो यह जो पॉइंट है इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पूरा जो उत्तर भारत का, समझिएगा, उत्तर भारत का पूरा पर्वतीय क्षेत्र एक प्रकार की चट्टानों से विकसित हुआ है। कहना ना भाई, ना 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 ना, ट्रांस हिमालय अलग चट्टाने हैं, मतलब उनकी विशेषता कुछ अलग है। हिमालय की अलग है, मिडिल की हिमालय की अलग है, शिवालिक की अलग है। समझ रहे हो, देखो कैसे। आप सब लोगों ने बर्फी खाया होगा, है ना, बर्फी ना, वो जो दूध की बनती है ना, चौकोर चौकोर होते हैं। एक बर्फी को आज बनाओ, ठीक, उसको मिठाई की दुकान में रख दो। एक बर्फी को 10 दिन बाद बनाना, एक बर्फी को उसके 10 दिन बाद, और एक बर्फी और उसके 10 दिन बाद। अब देखो जो नई बर्फी अभी बनी है उसकी तुलना में जो पहली बर्फी तो काफी पुराने हो गए। अब बताओ क्या चारों को मुंह में डालोगे तो सबकी कठोरता एक होगी क्या, सही से बताना, कठोरता एक होगी, स्वाद एक होगा होगा कि अलग अलग होगा, सब लोग बताइए। दुर्गेश जी कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑसम है सर, थैंक्स फॉर दिस। अरे बच्चे अभी कहां, कॉन्सेप्ट तो ऐसा मैं देने वाला हूं, सही बता रहे हैं। मतलब आप जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि भैया तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे शब्द सुनते हैं ना। जैसे कुछ आपके साथ अच्छा हो जाता है तो आपसे कोई कहता है भैया कुछ अच्छा कर्म किया होगा आपने कि आपको ऐसा मिला, ऐसा कुछ हुआ, है ना। और कई बार बुरा कर्म। तो अगर आप ईश्वरवादी हैं तो कुछ समय बाद आप अपने क्रिएटर को थैंकफुल बोलने वाले हैं कि ईश्वर कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा कि इस निःशुल्क क्लास में, ऐसी क्लास जिसको, चूंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, नहीं बताया तो दिखा देता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म पर मैं जहां पर जुड़ा रहा हूं, यहां पर लाख 2-2 लाख रुपए देकर बच्चे तब मुझसे पढ़ते रहे हैं। मुखर्जी नगर ही कार्य क्षेत्र रहा है, सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का फैकल्टी रहा हूं, कुछ का ही नाम मेंशन किया है। तो सोचो आपको ये क्लास फ्री में मिल रही है, और कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा, टॉपिक आपको, कंटेंट इतना शानदार दूंगा कि आप हमेशा अपने ईश्वर को थैंकफुल बोलो कि हमने क्या अच्छा किया था कि फ्री की क्लास मिल गई, जहां पर कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। प्रेम कुमार सोनी, आप बहुत अच्छे टीचर हैं सर, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो मैं सही बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। एक कैमरा देख रहे हो, एक पूरा सेटअप देख रहे हो ना, इसके पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनको दिखाता नहीं हूं, उन्होंने मना कर रखा है कि सर नहीं, हम तब बच्चों के सामने आएंगे जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उनका ये कहना है। तो उनको भी सामने लेकर आऊँगा, और उनका जो भरोसा है, उनकी जो मेहनत है, आप भरोसा कीजिए 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने भाई बहनों को कितना अच्छा कंटेंट सर के साथ सहयोग करके दिलवा दें। आप उनको टूटने मत देना, मैं सही कहता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट डेली समय निकाल लिया करो कि कैसे किसी भी टॉपिक को कैसे अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हैं, कोई भी वीडियो जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे तेजी से लोग जुड़ते चले जाएं और ये फ्री की क्लास प्राप्त करते चले जाएं। चले आगे आगे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो चट्टाने हैं, जैसे बर्फी वाला एग्जाम्पल, सब लोगों ने, आप लोगों ने ही प्रूव किया कि सर जो पहली बर्फी बनी थी वह बड़े कठोर हो जाएगी, उसको ऐसे काटेंगे ना, कट से आवाज करेगी, और जो नई बर्फी है वो मुंह में घुल जाएगी। तो नई वाली जो बर्फी है उसको दादी भी खा सकेंगे, और पुरानी वाली जो बर्फी है अगर हमने दादी को खाने के लिए दे दिया तो दादी हमको क्या करेंगे, मार भी खिला देंगे। क्यों?
क्योंकि सूखने से कठोरता में अंतर आ जाता। ठीक इसी तरह से पहला पॉइंट क्लियर हो। अगला, अब जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय। देखो यहां पर एक बार सब लोग मैप देखिए अपना अपना, ये रहा हमारा हिमालय, ठीक, ये हमारा हिमालय। और जब मैं हिमालय को खींच रहा हूं तो एक चीज नोट कीजिए, मैं कंटिन्यूअस, मैंने अभी जो हिमालय खींचा फिर से खींच रहा हूं, आप देखिए मैं कंटिन्यूअस एक पर्वत बना रहा हूं। और कंटिन्यूअस पर्वत इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कंटिन्यूअस है सतत रूप से, और इसीलिए ये सबसे मेन पर्वत माना जाएगा। लेकिन इसके उत्तर में जो ट्रांस हिमालय है वह कंटिन्यूअस इतना लंबाई नहीं रखता। अगर इतनी लंबाई रखता तो हम उसी को मेन पर्वत मानते, नहीं रखता। कैसा रखता है ये देखिए, यहां पर ये रहा आपको पूरा ट्रांस हिमालय, ये जो आपको ए बी सी डी दिखाया गया है ना, ए बी सी डी दिखाया गया है, तो ए बी सी डी को देखिए, ये है आपका कराकोरम, ठीक है, बी है आपका लद्दाख, सी है आपका जास्कर, डी है कैलाश। फिर से ये देखो, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे ये ट्रांस हिमालय किन पर्वतों और रेंजों से मिलकर बना है, कहना कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से ट्रांस हिमालय नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से रेंज हमें देखना है? कराकोरम को देखना है, जास्कर को देखना है, लद्दाख को देखना है और कैलाश श्रेणी को देखना है। अब एक और चीज देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं, एकदम साफ हो जाए। देखिए यहां पर आइए, मैं अपने देश का यहां पर एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इस बाउंड्री में अक्साई चीन को भी अपने देश का ही हिस्सा दिखाऊंगा, और यह जो पीओके वाला भाग है ये भी हमारे देश का ही हिस्सा है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको जब दिखाया पर्वत तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ए बी सी यह तो भारत की सीमा में, लेकिन क्या ये जो डी वाला भाग है क्या ये भारत की सीमा में है पूरी तरह से? प्रेम कुमार सोने जी, सर पीर पंजाल श्रेणी कहां क्या है? अगर हमें पीर पंजाल पता होता तो हम वहीं पर्वत पर चले गए होते, यहां थोड़ी होते। मतलब थोड़ा तो धैर्य रखिए प्रभु, धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। एक अधिकारी के अंदर सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो धैर्य, पेशेंस, सीखने की चीज। तो अभी बताएंगे, अभी पीर पंजाल आ गए, शिवालिक पूछ लिए होते डायरेक्ट में बता देता कहां पे। प्रभु फोकस करो, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कौन सा मैप अरे भैया देखो, एटलस है सबके पास, चलो एटलस है। अब उस एटलस में आप क्या करो, खोलो, तो जैसे ही एटलस को खोलोगे ना, सबसे पहले इंडिया का मैप होगा, और इंडिया का जो मैप होगा उसके दो मैप होंगे, इंडिया के दो मैप होंगे। एक होगा पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, जैसे राज्य होंगे, राजधानियां दिखाई हो। एक होगा नेचुरल मैप, और इस नेचुरल मैप में आपको पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, घाटियां दिखाई गई। तो एक तो यह वाला नेचुरल मैप देख लो। अच्छा, उसमें ना मिले तो अब क्या करो, और थोड़ा सा पेज को पलटो, और पेज को पलटोगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक सेपरेट मैप होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख का या उत्तर के पर्वतीय राज्यों का एक सेपरेट मैप होगा, उसको देख लीजिए, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में ट्रांस हिमालय, हिमालय लिखा होगा। ठीक है, चल ठीक है, क्लियर। तो हमने ये कहा कि जो कैलाश श्रेणी है, अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि कैलाश श्रेणी का कुछ हिस्सा भारतीय क्षेत्र में है, तो आप कहना ना ना ना, कैलाश श्रेणी कहना हम जाते जरूर हैं, कैलाश पर्वत हम जाते जरूर हैं, लेकिन यह हमारे यहां पर नहीं है। यह कहां पर है? तिब्बत में।
अच्छा, अब कैलाश श्रेणी जाने के लिए, कैलाश श्रेणी जाने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते, इधर से घूम के जाते थे, सिक्किम से होकर ऐसे घूम कर जाते थे, बड़ा दूर जाना पड़ता था। फिर अब हमने क्या किया है, यहां पर जो नेपाल का बॉर्डर है ना, यहीं से होकर, आपने लिपू लेक वाला लिपू लेक दर्रा का नाम सुना होगा, इधर से होकर हम क्या करते हैं, अब कैलाश पर्वत श्रेणी जाते हैं। बाद में आगे बताएंगे, लेकिन बस ध्यान रखिएगा ये तिब्बत में है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि ट्रांस हिमालय में कराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, कैलाश श्रेणिया हो गया, और ये पूरी तरह से कहां पर है, तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय के उत्तर में स्थित, अब ये जो ट्रांस हिमालय है, जैसा कि हमने दिखाया, महान हिमालय के उत्तर में, और महान हिमालय के उत्तर में है। अब बताओ यहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है कि गर्मी? जैसे जब हम हिमालय सुनते हैं, आपसे कोई कहे कि भैया मैं हिमालय जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपकी दिमाग में क्या इमेज बनता है? अच्छा, ऊंचा ऊंचा पर्वत और चारों तरफ बर्फ, यही तो बनता है। हालांकि जो हमारा ये ग्रेटर हिमालय है, जो मेन हिमालय है, उस पर सभी स्थानों पर एक समान बर्फ नहीं पाई जाती, लेकिन बर्फ तो है। तो जब महान हिमालय के विषय में सुनते ही बर्फ हमारे दिमाग में आ जाता है, तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ये तो हिमालय से और उत्तर की ओर है। अब देखो, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बीच में एक रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब हम जैसे जैसे इस रेखा से पोल की ओर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाएं या साउथ पोल की ओर जाएं, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अर्थात यहां पर इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा, यहां पर आ जाएंगे तो ठंडा क्षेत्र, यहां पर आएंगे और ठंडा, और यहां पर आएंगे तो ठंड तो छोड़ दो, गर्मी का नामो निशान ही नहीं है। तो गर्मी का नामो निशान नहीं है, तो ठंड मतलब एकदम अपने पीक पर, ठीक है। ये अब देखिए, तो जब यहां पर हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की ओर जा रहे हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लो, यहां पर देखो इक्वेटर, हमारे इंडिया के दक्षिणी भाग से इक्वेटर जाता है। अब इक्वेटर से मैं नॉर्थ की ओर बढ़ रहा हूं, और यहां पर आ गए, यहां पर आए, हमको मिल गया ग्रेटर हिमालय। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, हम ठंडे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, और जब हम हिमालय आए तो ये क्या हो गया, हमें एक बर्फ का क्षेत्र मिला, एक ऐसा पर्वतीय भाग जिस पर खूब बर्फ है। और जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मैं और उत्तर की ओर जाऊंगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा। और जब और डाउन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, अरे भैया यहां तो 9 से 10 माह क्या है, बर्फ ही बर्फ है, 9 से 10 माह बर्फ ही बर्फ है। अब बताओ, आपने कभी ये देखा है कि बर्फ में जो है कि अंगूर की खेती हो रही है, आम की खेती हो रही है? हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया है, जो है कि छोटे छोटे पौधों में हम फल ला देते हैं, लेकिन पौधे के विकास के लिए क्या चाहिए, मिट्टी। बर्फ में तो पौधा विकसित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पौधा होता है उसके लिए खास क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होते, जैसे आपके पढ़ने के लिए एक खास क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक इसी तरह से पौधे के विकसित के लिए क्या होगा, एक क्लाइमेटिक कंडीशन, कि भैया सूर्य की रोशनी पड़े, मिट्टी मिले, जल मिले, पोषक तत्व मिले, तब तो पौधा विकसित होगा। अब बताओ, यहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ वाले क्षेत्र में क्या होंगे, घने जंगल पाए जाएंगे कि नहीं, घने जंगल पाए जाएंगे कि नहीं, बताइए। ट्रांस हिमालय में घने जंगल पाए जाएंगे कि नहीं? सब लोग बताइए। नहीं, चलो। और जिन लोगों का घने जंगल पाए जाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये मोबाइल घर पर रख दो, मम्मी पापा के ऊपर थोड़ा सा एहसान करो और चले जाओ जंगल। तुम जंगल जाने लायक ही हो, है ना। जो बर्फ में भी जंगल उगा देंगे, मैं सही बता रहा हूं, आप जंगल जाने लायक हो। जाओ, जंगल आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति आपको बुला रही है, तभी तो देखो जंगल निकल रहा है। जाइए सब लोग जंगल। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये आपको वन विहीन प्रदेश मिलेगा। प्रश्न कैसे बनेगा इस स्टेटमेंट से,
वो पूछेगा कि जैसे जैसे, समझिएगा, हम जैसे जैसे दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाने पर पर्वतों की वनों की सघनता कम होगी। कहना बिल्कुल सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। देखो कैसे, जैसे जैसे हम क्या होता है इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो सही से बताना बाष्पीकरण क्या होगा। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टेम्परेचर कम होगा तो बाष्पीकरण कम होगा। कैसे, गर्मी में अभी कपड़ा है, आप धुलो, नहाओ, डाल दो, 10 मिनट में सूख जाता है। ठंडी में 10 घंटे लगता है। क्यों? बाष्पीकरण धीमे धीमे होता है। अब देखो, टेम्परेचर जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा, और बाष्पीकरण ही क्या करता है? वर्षा का कारण बनता है। तो इस तरह से वर्षा भी क्या होगी? कम होगी। और वर्षा, जब टेम्परेचर और वर्षा क्या होगा? कम होगा, तो वनस्पति के विकास के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर और वर्षा। टेम्परेचर और वर्षा जब कम, तो वनस्पति का विकास भी क्या होगा? प्रभावित होगा। वनस्पति कम, और जब वनस्पति कम तो क्या होगा? सघनता कम हो जाएगी। तो जब वो आपसे बोले कि जब आप क्या करते हैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर, दूसरे शब्दों में कन्याकुमारी से जब आप इंदिरा कोल की ओर जाते हैं तो वनों की सघनता में कम आती है। कहना बिल्कुल सही बोले हो, और कॉन्सेप्ट घुमा देना। टेम्परेचर कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा, बाष्पीकरण कम होगा, वर्षा कम होगी, और जहां पर टेम्परेचर और बाष्पीकरण कम वहां पर वन कम, और जहां पर टेम्परेचर और बाष्पीकरण ज्यादा, जैसे मॉनसून के समय, हरियाली हरियाली। क्लियर? 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 सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करें बच्चे, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ये क्लासेस देखना आप, ये जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो माइलस्टोन बना रहे हैं ना, जहां तक आपको पहुंचा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहां तक पहुंचा रहे हैं, आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जहां तक आप सोच पा रहे हो वहां, तो वहां बच्चों को वहां की, मतलब जैसे जहां तक आप पहुंचोगे ना इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसका कोई 80% भी पहुंच जाए तो वो अपने आप को धन्य माने, ऐसा लेवल है आपका। चलो आगे बढ़े। चलिए, इसका जो निर्माण है, जो हम ट्रांस हिमालय पर देखो बात करें, इसका जो निर्माण है वह हिमालय से पहले, और यह क्या माना जाता है? यूरेशियन प्लेट का एक भाग माना जाता है। यूरेशियन प्लेट, मैंने आपको बोला था कि भैया ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग कहां था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। मन नहीं लगा इसका, मन नहीं लगा, इसको कहीं और जाना था। इसने क्या किया, यह जो प्रायद्वीपीय भाग है ये टूटा अफ्रीका से, और इसने क्या किया? उत्तर पूरब की ओर मुंह किया। उत्तर पूरब की ओर मुंह करते हुए आगे बढ़ता चला गया। बीच में यहां पर एक गड्ढा मिला जिसमें क्या था? सेडिमेंट भरा था। गड्ढे के सेडिमेंट ने इससे पूछा कहां जा रहे हो? इसने कहा यूरेशियन प्लेट के पास जा रहे हैं, हमारा दिल वहीं पर लगा हुआ है। कहा नहीं, मैं तुमको मिलने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं मिलके रहूंगा। कहा कैसे मिलकर रहोगे? कहे मिलकर ही रहेंगे। चलो आगे बढ़े। यहां पर 33 भूसन्नति थी, औसाद था। इस औसाद ने कहा कि तुमको अगर वहां जाना है तो मेरे ऊपर से जाना होगा। उसने कहा ऊपर नीचे हम कुछ नहीं देखते, हमें तो बस जाना है। और जब जाना है तो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो यहां का ये जो यूरेशियन प्लेट का भाग है ये भी आगे की ओर बढ़ा। कहे हाँ हाँ हम भी मिलेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। और इसी प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्लेट का ये जो भाग था, चूंकि ये तिकोना भाग था, ये बेचारा इतना दबाव, मिलने का दबाव झेल नहीं पाया, मुड़ गया। इसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुड़ गए हो, तुमको भी अकेला नहीं रहने देंगे, हम दो मिल रहे। तो इसने कहा कि चलो तुम मुड़ गए हो, हम बीच का ये जो औसाद जो हमारे और यूरेशियन प्लेट के बीच में आ रहा है, हम यहां पर भी पर्वत बना देते हैं। तो इंडियन प्लेट ने क्या किया, यूरेशियन प्लेट के से मिलने के चक्कर में इसके इस भाग को पहले मोड़ा, और फिर 33 भूसन्नति जो कह रहा था मेरे ऊपर से जाना होगा उसको मोड़ दिया, और इस तरह से यहां पर पर्वतों का निर्माण हुआ। क्लियर? क्लियर हो गया? गोविंद जी कह रहे हैं आज स्टडी करने में बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसी चुटकुले सुनोगे तो मजा आएगा। अभी
केवल जो है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और बात करें। गुरुजी मजा नहीं आ रहा है, गुरुजी मजा नहीं आ रहा। मजा लेने आए हो कि क्लास करने आए हो? हमारी ऑफलाइन क्लास में आप मत जाना, तो कूट देंगे तुमको। नहीं, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है। चलो, समझ में आ गया ना? समझ गए ना? तो इसी बात पर आज सेशन को शेयर करोगे? किसकी कसम दें? आप में से जो लोग कम से कम 20-20 लोगों को सेशन को शेयर करेंगे, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर जल्दी सफलता दे। कोई बद्दुआ नहीं दूंगा, घबराओ मत, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। तो हमने कहा इसका निर्माण हिमालय से पहले, और ये क्या था? यूरेशियन प्लेट का भाग था। लेकिन इसका विस्तार, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसका विस्तार तिब्बत वाले क्षेत्र में भी है। तो तिब्बत के लोगों ने कहा कि क्या यहां पर क्या बन गया? भारत के लोगों ने कहा नहीं, ट्रांस हिमालय बन गया। ये हिमालय है, इसके उत्तर है ट्रांस हिमालय। कहे हम क्या करें? तो कहें तुम क्या करोगे जी? ये ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, 3 हमारे हिस्से में, 1 तुम्हारे हिस्से में, कैलाश रेंज। तो कहें अच्छा, कहें हम क्या कुछ नहीं नाम देंगे? कहें दे लो नाम, क्या दिक्कत है? तो इन्होंने कहा ट्रांस हिमालय को, तिब्बत के लोगों ने कहा देखो हम भी इसका नामकरण करेंगे, हम कहेंगे तिब्बत हिमालय। हमने पूछा तिब्बत हिमालय क्यों कहोगे? कहें देखो कैलाश श्रेणी है ना हमारे यहाँ। तो हमने हाँ बात तो तुम्हारी सही है। कहें उन्होंने हमसे पूछा, अर्थात तिब्बत के लोगों ने हम लोगों से पूछा, एक बात बताओ, आपके देश में कोई पूछता है कि हिमालय है, आप कहते हो हाँ हमारे यहाँ हिमालय है, हमारे यहाँ केटू है, हमारे यहाँ कंचनजुंगा है, तो कुछ तो हमारे हिस्से में दो। तो हमने कहा ठीक है, तिब्बती भाई लोग, हम और आप भाई भाई। तो हमने कहा ठीक है, नाम रख लो। तो इसी को हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें दिक्कत ये हो गई, ये जो तेथिस सागर वाला भाग था ना, ये नाराज हो गया। ये नाराज हो गया, कहा कि हमारे ऊपर दबाव डालने कर इस पर्वत का निर्माण हुआ है और हमारा क्रेडिट। तो हमने कहा तेथिस सागर को कहा भाई आप भी नाराज मत हो, ये भारत देश है, ये किसी को नाराज नहीं करता, इस सबको समेटता है। क्या तुमको नाम चाहिए ना? क्या लो दे दिया तुमको नाम, ठीक है कह दिया तेथिस हिमालय। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर ये तेथिस का तो भाग है नहीं। अरे भाई तेथिस से तो लगा है ना, तेथिस से तो लगा है, क्योंकि इसको अगर हम तेथिस नहीं देंगे तो इसको तो हम हिमालय कह ही रहे हैं, फिर गया कहां तेथिस? गया कहां? कहां गया तेथिस? उसकी भी आइडेंटिटी बचा के रखेंगे कि नहीं? आप ही में से इतने लोग हो, अभी देखो जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी आइडेंटिटी खुद बन जाएगी, और जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ा बुरा समय होता है। आप कहोगे अरे मैंने इतने साल तैयारी की, सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? फिर आप क्या करोगे? आप जो है कि यूपीएससी के खिलाफ लिखोगे, आप करोगे पापा से कि खेत बेचो। पापा कहेंगे बेटा पहले बिक चुका है तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में, पता नहीं तुम 10 साल क्या करते रहे। कहें कुछ भी नहीं बचा है, कह रहे बस एक घर बेचा है। कहे पापा एक घर और बेचो। कहे क्या करोगे? कहे मैं बुलेट लूंगा, अब मैं चाहता हूं दुनिया मुझे देखे। और बुलेट लोगे और फिर उसमें गोली वाली आवाज निकालोगे, पता क्यों? ताकि लोग तुम्हें देखें, कहें कि भैया ये भी इंसान है जिंदा, तो आइडेंटिटी प्रूव करवाओगे। इसलिए ये नौबत ना आए। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। बदमाशी करोगे कोई नहीं पूछेगा, घर वाले तक साथ छोड़ देंगे, दोस्त मित्र साथ छोड़ देंगे, आप अपने आप को 30 मार्का बनोगे, दोस्त कहेंगे अरे बड़े आए 30 मार्का, निकाल लिए होते पेपर, यूपीएससी है क्लियर ही नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसको हम तेथिस हिमालय भी कहते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जब हम ट्रांस हिमालय शब्द यूज कर रहे हैं तो इसी में कराकोरम है, इसी में लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है इसकी कराकोरम श्रेणी है। अब आप कहोगे सर ये पक्षपात क्यों? पक्षपात क्यों? 4 श्रेणियां हैं, कैलाश को सबसे महत्वपूर्ण बोल देते,
लद्दाख को बोल देते, जास्कर को बोल देते, है ना। आपने इसी का नाम क्यों लिया? तो देखो भाई, भाइयों और बहनों, इस दुनिया में आपकी जो पहचान होती है वो आपके व्यक्तित्व से होती है। आप अपने व्यक्तित्व को विशाल बना लो, दुनिया आपके नीचे। और अगर आपका व्यक्तित्व इतना सा, सोच इतनी सी, तो आकार आपका भले ही 6 फुट के हो, कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न आएगा, इस लाइन का टॉपिक से क्या संबंध है? ये जो कराकोरम है, इसी में हमें मिलता है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और ये क्या है? हमारे देश की सर्वोच्च चोटी, और हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी। अब देखो, एक मेन जो चोटी है वो तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, लेकिन हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो कहां पर है? K2 है। तो उसने अपना आकार क्या किया? बढ़ाया। तो उसका नाम हम रखेंगे कि नहीं? हम उसका नाम रखेंगे कि नहीं? उसको याद करेंगे कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो गॉडविन ऑस्टिन है 8611 मीटर, ये क्या है? कराकोरम का ही भाग है। इसी के कारण इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता? बढ़ जाता। अब K2 को अंग्रेजों ने कहा ये K2 ठीक नहीं लग रहा, इन्होंने कहा हम गॉडविन ऑस्टिन बोलेंगे इसको। हमने कहा बोल लो, है तो हमारा ही। जैसे हमारे घर में आम का पेड़ लगा है, कोई कहेगा ना मैं आम बोलूंगा ही नहीं, आम बोलूंगा तो मुझे लालच आएगा, मैं कहूंगा ये बेर है, बेर। तो हम कहें बोलते रहो, बेर तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो आम है। गुठली तुमको दे देंगे, चख लेना कि बेर है कि आम है कि नहीं। हमने कहा रख लो, क्या दिक्कत है। अब यहां पर जो तिब्बत और चीन के लोग थे, उन्होंने कहा हम भी नाम देंगे इसका। हमने कहा तुम काहे को नाम दोगे? तुमने ऑलरेडी इसको जो है कि क्या दिया, तिब्बत का नाम दे। कहा ना भाई, हम भी देंगे, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ऊंचे ऊंचे यहाँ पर ग्लेशियर मिलते हैं, बड़े बड़े, बर्फ ही बर्फ। तो हमने क्या नाम दोगे? हमने कहा चलो तुम भी खुश हो जाओ, है तो भाग हमारा, कुछ भी नाम। उन्होंने कहा हम इसको कोगीर श्रेणी या कागीर श्रेणी, कोगीर या कई जगहों पर कागीर भी मिलता है, चाइनीज वर्ड है ना, तो आपको पता है ना। ठीक है, तो क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो ये इसको कागीर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। K2 जो है, जैसा कि हमने बताया, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कराकोरम श्रेणी में ही है। और ये कराकोरम जो श्रेणी है, सिर्फ K2 की वजह से नहीं। आपने एक क्षेत्र सुना होगा जिसको लेकर बड़ा संघर्ष चलता रहता है, और वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर तो बहुत ज़्यादा फेमस है, नाम है इसका, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला। यहाँ पर आपको बालतोरा या बाल्टोरा, बियाफो और हिस पर ये 4 ग्लेशियर मिलेंगे। और ये चारों ग्लेशियर विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर में से शामिल किए जाते हैं। अब प्रश्न आएगा, सर ग्लेशियर क्यों अच्छे हैं? ग्लेशियर ही तो अच्छे हैं। सोचो, जब सेलेक्ट हो जाओगे, पैसा होगा, खूब काम करोगे, फिर आपको चाहिए होगा कहीं ऐसी जगह जाएं जहां प्रकृति दिखे। अब प्रकृति कहां दिखेगी? जंगलों में, पहाड़ों में। जाओगे दूर दूर तक, बर्फ ही बर्फ। और जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, किसी के साथ जाओगे, भाई बहन के साथ जाओगे, परिवार के लोगों के साथ जाओगे, या फिर उसके या उनके साथ जाओगे। तो वहां पर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ो। सियाचिन जो ग्लेशियर है, यह नुब्रा घाटी में है। और नुब्रा घाटी, यहाँ पर नुब्रा एक नदी है, उसके नाम पर इसको नुब्रा घाटी बोलते हैं। और यहाँ पर वर्षा नहीं होती। अब बताओ, सियाचिन ग्लेशियर में वर्षा ना होने के कारण क्या है? अच्छा एक बात बताइए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सब लोग बताइए। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो।
राजस्थान, गुड गुड गुड। जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, गुड गुड गुड। अच्छा, मेघालय में लिख रहे हैं लोग, कुछ मेघालय भी लिख दे रहे हैं। राजस्थान, राजस्थान। अमृतराज लिख रहे हैं जमीन पर सर। अरे प्रभु, कहाँ है आपके चरण? जमीन पर? हमको तो लगा चंद्रमा की बात हो रही, हमको तो लगा जो है कि बृहस्पति की बात हो रही। हम तो भूल ही गए कि जमीन पर भी वर्षा होती है। प्रिया जी कह रहे हैं सर मेरे घर पर होती है डेली। हाँ बच्चे, नाम और आईडी तुमको ही पता है, तुम हो कौन, और तुम्हारे घर पर वर्षा जरूर होगी, क्योंकि वर्षा असली वाली तो होती नहीं होगी। वर्षा होती होगी, मम्मी पापा डेली बोलते होंगे, खूब चिल्लाते होंगे तुम पर, तो वर्षा तो होगी ही होगी। तो देखो भैया, जो लोग कह रहे हैं कि यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, बड़ा दुखद है, लेकिन आपकी जानकारी ठीक नहीं है। ये जो हमारा थार का मरुस्थल है, यहां पर जो वर्षा होती है, औसतन वर्षा देखेंगे तो 18 से 24 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। ये वाला जो भाग, यहां पर जो वर्षा होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर, औसतन 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अब बताओ कितना रहा, कितना रहा? कहां पर ज्यादा वर्षा होती है? और जो लोग अपने घर पर, जो लोग जमीन पर, जो लोग चंद्रमा पर, और जो यहां पर वर्षा सबसे कम करवा रहे थे, तो मैं कहूंगा कि कभी कभी सीधा भी सुन लिया करो, कि हमेशा उल्टा ही सुनते हो। मैं पूछ रहा हूं सबसे कम कहां? सर मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी। और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा कहां? सर राजस्थान में। तो उल्टा हमेशा नहीं सुनते, घाटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ, वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति क्या होगी? खूब ज्यादा। जैसे राजस्थान में हम लोग जाते हैं, कितने घने जंगल मिलते हैं, पेड़ ही पेड़, है ना तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन मिल पाता है, ना पर वहां पर कुछ विकसित हो पाता है। घने जंगल, घने जंगल होंगे। तो जब वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति का विकास नहीं होगा, और जब वर्षा होगी वनस्पति, जैसे मानसून आ रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। अगला, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। अब युद्ध स्थल क्यों है? आपको मैंने बताया था कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, हमारे साथ ही देश बना, लेकिन उसको देश चलाना नहीं आया। वो जैसे बन रहा था ना, उसके बनने का प्रोसेस ही ठीक नहीं था, समझ रहा हूं। और इसीलिए उन्होंने भी कहा कि हम लोकतंत्र अपनाएंगे, लेकिन कहां टिक पाया। जो लोग पाकिस्तान का इतिहास जानते होंगे, कितने तख्ता पलट हुए, कितने सेना प्रमुखों ने वहां के प्रधानमंत्री को हटाकर, वहां के राष्ट्रपति को हटाकर अपने पास सत्ता की। आज भी देख लो क्या कंडीशन है। ठीक, अब वो उनकी जो नजर है वो सियाचिन ग्लेशियर पर है, और उस सियाचिन ग्लेशियर को क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं। तो भारतीय सेना के जवान कहते हैं कि चलो सोच पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर सोच के एक कदम भी आगे बढ़ाए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जवान वहां पर हमेशा डटे रहते हैं। अब देखो, ये ऐसी क्षेत्र है जो ऊंचाई पर है, लगभग आप यहां पर देखेंगे 5600 मीटर की ऊंचाई, बर्फ ही बर्फ है, ठंडा मौसम है, ऑक्सीजन कम है, जो कुछ भी होता है सब जम जाता है। ऐसे में कितना कठिन होता होगा हमारे सेना के जवानों का वहां पर अपनी सर्विस देना। लेकिन कभी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे? नहीं की। पता क्यों? देश प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए कुछ करने का जुनून आप भी पालो, सेलेक्ट हो, और समाज को बदलने का संकल्प लेकर सेलेक्ट हो। हालांकि ये संकल्प बाद में टूटता है, अधिकांश लोगों का टूट जाता है। फिर उनको दिखता है अरे गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब है, क्या ये गरीब फरीब लोग, क्या ये लोग डेली फरियाद लेकर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश की चीज को समझ पाए, जैसे हम भारतीय सेना के जवानों का
कोई सपने में भी पूछे, किसी से भी पूछे, मुझसे क्या, किसी से पूछे, हम लोग क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपको जो जिम्मेदारी मिली आप उसको उसी रूप में निभाओगे, पूरा देश नाच करेगा। सरकारें आएंगी जाएंगे, मंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, आपका जिला बदलेगा, आपका क्षेत्र बदलेगा, आपका विभाग बदलेगा, नहीं बदलेगा तो आपका रुतबा, और नहीं बदलेगा तो जनता में आपका प्रेम, और नहीं बदलेगा तो आपका देश के प्रति समर्पण। लेकिन उसके लिए संकल्प चाहिए। तो ये चीज सियाचिन में भी हमें देखने को मिलती है ना। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन और बोलतोरा, विश्व के सबसे लंबे हिमनद में शामिल किए जाते हैं, और इस क्षेत्र को कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कृष्णगिरी कहाँ है, कहना मथुरा में सर, कह नहीं 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 वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, और बताओ, कह सर द्वारिका में ना, वहाँ पर भी नहीं, सर जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर भी नहीं, तो आपने तो सुना ही नहीं था, तो आप कह देना यहां पर है। एक स्टूडेंट लिखते हैं सर इसमें से एक भी आईएएस बन गया तो पक्का पाकिस्तान चला जाऊंगा, प्रॉमिस। तो बच्चे मैं कहूंगा चले ही जाओ तुम, अगर तुम्हारे ख्याल ऐसे हैं तो चले जाओ, क्योंकि ये जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मुझे पता है उनका टैलेंट क्या है, हुनर क्या है। और तुम्हारी ओरिजिनल आईडी नहीं पता है मुझे, हमारी टीम को ना व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी भेज देना, और हम आपको भेजेंगे, सेलेक्ट करवा के भेजेंगे। तो बड़ा दुख होगा, उस समय ज़बरदस्ती भेजा जाएगा, निकल लो अभी, समझ रहे हो, पाकिस्तान चले जाएंगे, बड़े आए पाकिस्तान, चले जाओ वहीं पे, ठीक है, नाम मत ले लेना दोबारा। कह रहे हैं चलेगा, अपनी तरह समझे हो क्या सबको जी, अपनी तरह समझे हो। चलो आगे बढ़े, देख लो, तुम लोग देख लो कैसा कैसा चैलेंज मिल रहा है। अब बताओ भेजोगे इनको पाकिस्तान, है दम कि खाली टाइम पास कर रहे हो? नहीं ना, तो सेशन को शेयर करते रहना, ताकि इस प्लेटफॉर्म को ऐसा खड़ा कर दिया जाए कि हर एजुकेटर आके कहे पढ़ो और रिजल्ट दो। नाम है प्लेटफॉर्म का रिजल्ट मित्र, तो रिजल्ट निकालेंगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम रिजल्ट का बाजारीकरण नहीं करते, तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट इतने देंगे कि गिनने वाले गिन गिन के थक जाएं। तो आज जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ना, उनको फिर देश ढूंढना पड़ जाएगा, अब कहाँ जाएं। चलो आगे बढ़ें। तो जो हमने कराकोरम श्रेणी देखा वह पामीर के नॉट से जुड़ा हुआ है। पामीर नॉट क्या है, देखो यह वाला जो भाग है ना, यहां पर यह पामीर नॉट, यहां से कई पर्वत निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम पश्चिमी घाट को तो जानते हैं, और एक फैक्ट हम बहुत समय से रट रहे हैं, क्या है, ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है आपका पूर्वी घाट। ये दोनों जहां पर मिलते हैं इसको नीलगिरी नॉट बोला जाता है। इसको नीलगिरी नॉट बोला जाता है। यहां पर क्या होता है, दो पर्वत मिलते हैं। ये वाला जो भाग है, यहां पर ऐसे पर्वत, ऐसे पर्वत, ऐसे पर्वत, ऐसे पर्वत, खूब पर्वत निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं पामीर नॉट। तो यहां पर कराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर घाट से जुड़ा हुआ है, और इसका जो पूर्ववर्ती विस्तार है वह कैलाश श्रेणी में। लिख रहे हैं ये भाई साहब जो पाकिस्तान जाने वाले हैं कि सर आप रिजल्ट दो, पक्का पाकिस्तान चले जाऊंगा। तो बच्चे तुमको अपने पे भरोसा नहीं है क्या? तुम भी तो सेलेक्ट पढ़ने के लिए आए हो ना, तुम भी तो सेलेक्ट हो सकते थे। इसका मतलब तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो पाकिस्तान क्या करोगे जाके, और तुम्हारे पाकिस्तान जाने की इच्छा है तो यहाँ पर मेहनत क्यों कर रहे हो? सोचो थोड़ा सा,
मतलब तुम्हें अपने पर तो भरोसा, तुम ये कहते कि सर मेरे अलावा कोई सेलेक्ट हो जाता तो तुम्हारी बात में अभी तक ये नहीं आया, अगर अब बोलोगे इसका मतलब तुम बहुत कंफ्यूज हो। अपने पे भरोसा करो, दूसरे पर बाद में सोचना, दूसरे की कमी बाद में निकालना, अपने पर भरोसा करो। तुम आधार कार्ड भेजो, अपना आधार कार्ड भेजो, तुमको अभी पाकिस्तान भेजते हैं। चलो, है ना, चलो ठीक है, कोई नहीं, मतलब वो भी हमारे में से ही कोई भाई बंधु हैं, और वो दरअसल पता है ऐसे बोलकर आपके लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव लीजिए, अधिकारी हैं आप, ऐसे छोटे मोटे कमेंट से मत डरिएगा। आपको तो कहना अच्छा ये बात बोल रहे, कोई बात नहीं, सागर कभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखाता, और जब दिखाता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। ठीक इसी तरह से आप भी क्या करो, ऐसी चीजों को लाइटली लिया करो, है ना, इतना क्या सोचना। चले, ठीक है। तो कराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर नॉर्थ से जुड़ा हुआ है, और इसका जो पूर्ववर्ती विस्तार है उसी को हमने दिखाया। मैंने कहा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, तो इसी का पूर्वोत्तर जो विस्तार है कैलाश श्रेणी है। यह जो पर्वतीय भाग हम देख रहे हैं कराकोरम, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब देखो, मैंने ग्रेटर हिमालय की जो लंबाई आपको बताया था लगभग 2500 किलोमीटर, वहीं जब मैं अब कराकोरम बता रहा हूं तो इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा, जो सबसे टफ प्रश्न बनाया जाएगा, है ना, जो सबसे टफ प्रश्न बनाया जाएगा उसका ये होगा कि कराकोरम रेंज की जो लंबाई है वह हिमालय की लंबाई का 1/3 है। तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, स्टेटमेंट सही है कि नहीं। चल आगे, 120 से लेकर 140 किलोमीटर की चौड़ाई, ये जो हम कराकोरम देख रहे हैं लगभग 120 से लेकर 140 किलोमीटर चौड़ा है, औसतन 5500 मीटर से अधिक ऊंचा है। और ये जो कराकोरम रेंज है इसके दक्षिण की ओर आएंगे तो जो दूसरा रेंज था वह कौन सा था, लद्दाख। इस लद्दाख रेंज की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 5300 मीटर है, और यह लेह के उत्तर में है। अब देखो, जिनके पास एटलस होगा, जिनके पास एटलस होगा उसको खोलिए, और एटलस को खोलेंगे तो आप देखिए वहां पर लेह है, और लेह के उत्तर में आपको लद्दाख श्रेणी मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेह जो जिला है उसके उत्तर में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है, चूंकि अगर आपने एटलस नहीं देखा या यह आपको इंफॉर्मेशन इससे पहले नहीं मिली हो तो अपने आप में बड़ा जटिल हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रेटर है या फिर जो है कि लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, कराकोरम है। और जहां तक मेरा मानना है अधिकांश लोग क्या करेंगे, कराकोरम मार के आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा लद्दाख, ठीक है। पूरब की बढ़ती हुई ये जो लद्दाख माफी चाहता हूं बच्चों, माफी चाहता हूं। बताइए, इस क्लास के लिए हम लोग 8 बजे से आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, और 8 बजे से मतलब ये सेट करना कि बच्चों को ये दिखे ऐसा, और रात में कम से कम 2:30 से 3 बजे तक काम करना होता, उसमें शरीर साथ नहीं दे पाती। लेकिन खैर, तो पूर्व की ओर बढ़ती हुई यह जो श्रेणी है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी का ये क्या हो जाती है, भाग बन जाती है। इसमें ये जो लद्दाख श्रेणी हम देख रहे हैं इसमें 2 दर्रे होंगे। अगर एटलस है तो उसको खोलकर देखिए, एटलस होगा तो एक है खारदुंगला और दूसरा है दिगरला। ला एक फ्रांसीसी वर्ड है जो जिसका इंग्लिश जो शब्द होता है, जो इंग्लिश होता है वो होता है पास। एक सेकेंड, पास, ठीक। और पास को हिंदी में बोलते हैं दर्रा, हिंदी में बोलते हैं दर्रा।
ठीक है, क्लियर। चलो, लद्दाख श्रेणी में आप एक और भाग देखिए, एक और चोटी देखिए, राकापोशी लिखा होगा। सब लोग एटलस, जितना अधिक एटलस यूज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, तो जितना यूज कर पाए करते रहिए। लद्दाख श्रेणी में आपको राकापोशी चोटी मिलेगी, जो कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा, आप कभी पर्वत पर जाते हैं, आपको ऐसा खड़ा पर्वत मिलता है, चढ़ने के लिए तो चलो चढ़ जाते हो, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप उतरते हो। ऐसे देखते हो तो खड़ा सा भाग, तो कई बार मन में आता है उतर तो पाएंगे नहीं, तो क्या करें, कूद ही जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हो, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो कि भैया एकदम रगड़ खा खा के चलना है, एकदम खड़ा ढाल है। तो अभी तो आप राकापोशी गए ही नहीं। राकापोशी में तो एक कदम ऐसे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा खाई में गए, खाई में गए, ये वाला है। तो आपको पता है आज के दौर में एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट, उसका बड़ा क्रेज है। मतलब आप वेस्टर्न में देखो, अर्थात पश्चिमी देशों में देखो, अब उनके पास पैसा है, खाना है, सब कुछ है, अब क्या करें, तो चलो थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। और थोड़े से एडवेंचर में क्या करेंगे, पहाड़ से कूदेंगे, क्या करेंगे, नदी में जंप लगाएंगे, पैराशूट से करेंगे। तो भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। जब उनके पास पैसा आएगा तो पता वो कहां जाएंगे। अभी जो हम लोगों ने सुना होगा कि अभी लोग शहरों की ओर आते हैं और कुछ लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, फिर पता है कहां जाएंगे, राकापोशी। राकापोशी जो देखो कहां जा रहा है, राकापोशी। राकापोशी क्यों जा रहे हो, एडवेंचर करके आएंगे। क्यों, क्योंकि भैया काम कर लिए, बड़ा पैसा मिल गया है सब पर, अब एडवेंचर करेंगे। अब जो है कि विश्व वाले परेशान हो जाएंगे, ये तो हम करते थे। कहें तुम्हारे पास करने के लिए ही क्या है, हमारे पास राकापोशी है, आके एक बार चढ़कर देखो, उतर नहीं पाओगे। जितना तुम गोरे वाइट कलर के हो ना, एकदम पीले पड़ जाओगे, लाल पड़ जाओगे। तो बड़ा अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, पैसा कमाओ, है ना। चलो, तो राकापोशी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में हम एक और श्रेणी देखते हैं, और वो है जास्कर श्रेणी। वो क्या है, जास्कर श्रेणी। ये जो जास्कर श्रेणी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा जास्कर श्रेणी। ये महान हिमालय दक्षिण की ओर है। महान हिमालय के समानांतर लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कैलाश पर्वत श्रेणी का विस्तार तिब्बत में है, देख ही सकते हैं, ये रहा तिब्बत है। और औसतन जो ऊंचाई है वह 5500 से लेकर 6000 मीटर है, अर्थात ऊंचा पर्वत है। और इसी के कारण बर्फ रहता है। कैलाश पर्वत आप जब देखते होंगे, धार्मिक जो है कि सीरीज देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, तो कैलाश पर्वत दिखाया जाता है, बर्फ वाला भाग। औसतन जो चौड़ाई है वह लगभग 30 किलोमीटर है। कैलाश जो चोटी है, इसकी जो जैसे कैलाश पर्वत एक कैलाश चोटी भी तो है, जहां भगवान शिव शंकर विराजमान होते थे कि नहीं। तो वही कैलाश चोटी, और कैलाश चोटी की ऊंचाई इतनी है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है इंडो सांगपो सचर जोन के माध्यम से। अब ये क्या हो गया, ये हुआ कि भाई देखो, ये तो पर्वत भाग, ये तो एक बन गए। फिर क्या हुआ, जैसे सूजी का हलवा, दबाव पड़ा, और मान लो ये वाला भाग, ये भाग मुड़ गया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा आगे वाला भाग भी मुड़ता चला जाएगा। मुड़ा, रुका, धीरे धीरे और एनर्जी लगेगी, तब ये वाला भाग क्या करेगा, ऊपर उठेगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, तब ये वाला भाग उठेगा। जैसे सूजी का हलवा, दबाव डालो तो पूरा एक साथ तो नहीं उठेगा, धीरे धीरे उठेगा। अब देखो, जब एक भाग कोई ऊपर उठ जाता है ना, तो उसके बाद दूसरा भाग ऊपर उठता है, तो बीच में ना एक गैप बनता है, एक जोन, जिसके बाद से दूसरा पर्वत प्रारंभ होता है। तो इसी तरह से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक जोन है, एक एरिया है,
जो दो पर्वतीय भागों को अलग करता है, एक ट्रांजिशनल जोन है। इसको नाम दिया गया है इंडो शांगपो। इंडो मतलब सिंधु नदी, शांगपो मतलब कौन सी नदी? सांगपो कौन सी नदी है बच्चों, वो बताना मुझे नहीं पता। मैंने नाम मुझे लग रहा है कहीं सुना है, पता नहीं कहां सुना है, बताना आप लोग कमेंट में बताना। तो इंडो शांगपो सचर जोन, सचर जोन का मतलब होता है अलग करने वाला जोन, इसको बोला है। और यहां से क्या होता है, हमारा महान हिमालय स्टार्ट होता है। अब ये जो महान हिमालय है उसकी हमें चोटियों को देखना है, हमें पीक्स को देखना है, रेंज को देखना है, उसकी विशेषताओं को देखना। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, वो इसके कारण भी हो सकता है आपको यही ना पता हो कि पढ़ा कैसे जाता है, क्या पढ़ा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 2025 में हमें देना है, तो आपका जो करंट अफेयर्स के 2 वीडियो जो आते हैं 3 बजे और 8:30 बजे, वो हमें देखना है। मैं उनसे कहता हूं देखना नहीं है, उसका विकल्प ही नहीं है कोई, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। 2028-30 में भी दोगे तो भी आपको देखना होगा, और अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, 25 के लिए कर रहे हो और करंट अफेयर्स छोड़ रहे हो तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, मारते रहना, आपकी इच्छा। मिलते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में, और अगर सेशन अच्छा लगा हो, शानदार तरीके से पढ़े हो, तो थोड़ा सा सोचिए। पैसा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।